हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब सास ससुर को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में शुरू हुई लड़ाई। तो सास ससुर ने मिलकर दोनों को ऐसा सबक सिखाया। क्यों भाभी, माँ बाबूजी ने बस मेरे ही पति को पैदा किया है, आपके पति को पैदा नहीं किया है। अरे आप तो उनकी और इस घर की बड़ी बहू हैं, तो सबसे पहले तो आपका ही अधिकार है ना माँ बाबूजी पर। फिर आप अपनी सारी जिम्मेदारियां से भागकर सारा ठीकरा मेरे पति के सिर पर फोड़ना चाहती हैं। छोटी, तुझे क्या जलन हो रही है? अगर हम शहर जा रहे हैं तो तू भी जा, हमने तुझे रोका है। मेरे बच्चों की परवरिश गांव में नहीं होगी, इस गांव के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम वहीं पर अपना एक घर लेंगे और हमेशा के लिए वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें भी लेना है तो तुम भी ले लो, मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है। माँ बाबूजी को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तू तो बीच में क्यों कूद रही हो? ठीक है भाभी, अगर आपने अपना फैसला सुना दिया तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं भी अपने पति और बच्चों के साथ कहीं दूसरे शहर में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ रहकर जिम्मेदारियों का बोझ अकेले मुझे भी नहीं संभालना जाएगा। गुस्से में पैर पटकती हुई छोटी बहू अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बहुओं की लड़ाइयाँ लगातार कमलनाथ जी और सुजाता जी बैठे देख रहे थे। सुजाता जी की आंखों से लगातार आंसुओं की बरसात हो रही थी और कमलनाथ जी अपने घर को टूटते हुए देख सिर पकड़कर बैठ गए। कितनी मेहनत से, कितने अरमानों के साथ उन्होंने यह घर बनवाया था कि रिटायर होने के बाद बच्चों के साथ इस घर में रहेंगे। बाकी का बचा खुचा जीवन पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते हुए बिता लेंगे। कितना हसीन सपना था कमलनाथ जी का, लेकिन होता भी वही है जो भगवान को मंजूर होता है। कमलनाथ जी के सपनों को तोड़ने के लिए उनकी दो बहुएं सबसे आगे थी। बेटे तो शादी की बात ही जोरू के गुलाम बन गए थे। जैसा उनकी पत्नियां कहती थी वैसा ही करते थे। माँ बाप की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों बहुओं में लड़ाइयाँ होती रहती थी। किसी को भी सामने बैठे सास ससुर कमलनाथ जी और सुजाता जी का रत्ती भर भी डर नहीं रह गया था और ना ही उनकी कोई इज्जत रह गई थी। बड़ी बहू का जब जी में आता किचन में जाती, अपने लिए अपने पति के लिए जो कुछ भी समझ में आता बना लेती और सारा खाना उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती। वही काम देखा देखी छोटी बहू ने भी शुरू कर दिया। दोनों ही अपने अपने परिवार के लिए खाना बना लेती और अपना खाना उठाकर कमरे में लेकर चली जाती। धीरे धीरे एक साथ सबका खाना भी बंद हो गया था। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में ही खाना खा लेते थे। बाद में बचा हुआ खाना रहता था, दोनों बहू मिलकर बारी बारी से हमारे आगे रख देती थी। वह भी बहुत बड़ा एहसान होता था कमलनाथ जी और सुजाता जी पर। कमलनाथ जी ने कई बार बहू को पास में बुलाकर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बड़ी बहू, अगर तुम लोगों को काम करने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं काम वाली रख देता हूँ, खाना बनाने वाली को भी लगा देता हूँ। तुम लोगों को जो चाहिए मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह घर तुम लोग छोड़कर मत जाओ। अगर बच्चे ही घर छोड़कर चले जाएंगे तो घर तो सूना हो जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने इस घर को सजाया था, इस घर को लेकर मेरे कितने सपने थे, वह सपने तुम लोगों के बिना अधूरे हैं। छोटी बहू, तुम भी मान जाओ, तुम लोग यहाँ पूरी तरह से फ्री रहोगी, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी। तुम लोग जो करना चाहो कर लो, बस ये घर छोड़कर मत जाओ। कमलनाथ जी ने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही छोटी बहू ने कहा, बाबूजी अब रहने ही दीजिए। वैसे भी इतना बड़ा परिवार लेकर आजकल चलता ही कौन है। यह रोज रोज की तू मैं से तो अच्छा ही है कि अपना अपना देख लो। मैंने तो फैसला कर लिया सो कर लिया, अब वैसे भी मुझे अब किसी भी कीमत पर यहाँ से जाना ही है। कहते हुए दोनों ही बहुएं गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आज तो माहौल इतना गर्म हो गया था
कि बड़ा बेटा सीधे कमलनाथ जी के पास आता है और बड़ा ही गंभीर होकर कहता है, बाबूजी, अब इस माहौल में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा घर लिया है। हो सकता है हम 10 दिन के अंदर यहाँ से चले भी जाएं, तो इसीलिए जाने से पहले आप अगर यहाँ का फैसला कर लेते तो सही रहता। कमलनाथ जी आंखें फाड़े अपने बड़े बेटे को देखे जा रहे थे। उसके मुंह से यहाँ का फैसला कमलनाथ जी के दिल को चकनाचूर कर दिया था। तभी पीछे से छोटा बेटा भी आता है और बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ पापा, मुझे भी यही लगता है कि आप यहाँ का कुछ कर देते तो हम भी अपना कहीं और देख लेते हैं। जहाँ 2 पैसा डंगा मिल जाए वहीं बस जाते हैं। बच्चों की बातें सुन सुजाता जी की सिसकियाँ निकल पड़ी। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए फूट फूट कर रोने लगी। कमलनाथ जी एकटक अपने बच्चों को देखे जा रहे थे। माँ के रोने का असर दोनों बच्चों के चेहरे पर रत्ती भर नहीं था। ऊपर से छोटा बेटा बोल पड़ा, माँ, ये क्या रोने धोने का लगा पड़ी हो? ऐसा भी कौन सी बात हो रही है? हम लड़ाई थोड़े कर रहे हैं, प्यार प्यार से ही तो अपनी अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं। और वैसे भी यह तो एक ना एक दिन होना ही है, दुनिया की रीत है। अब बच्चे इतने समझदार हो गए थे कि माँ बाप को भी समझाने लगे थे कि दुनिया की रीत क्या होती है। कमलनाथ जी के अंदर सैकड़ों तूफान उमड़ रहे थे। एक हलचल सी मची थी उनके मन में, लेकिन सुजाता जी के चलते उन्होंने अपने आप को रोक रखा था। लेकिन शायद सुजाता जी इतनी मजबूत नहीं थी कि बच्चों की बातें सुनकर वह शांत रह जाए, इसीलिए बार बार उनकी आंखों से आंसू की धारा निकल ही आती थी। आखिर माँ का दिल था, बच्चों की बातों से उनका दिल छन्नी हो जाता था। और कहते हैं कि मर्द अपने आप को मजबूत बनाकर रखते हैं, उनका दिल दिल नहीं पत्थर का होता है। लेकिन आज कमलनाथ जी का पत्थर दिल भी टूट गया था। आखिर कोई कब तक अपने आप को रोक के रखे? जिस बच्चों की खुशियों के लिए सुजाता जी और कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी, उस मेहनत की बच्चों की नज़रों में कोई कदर ही नहीं रह गई। ऊपर से सुजाता जी का बार बार रोना कमलनाथ जी को और भी कमज़ोर करता जा रहा था। पूरी रात ना सुजाता जी सो पाती, ना कमलनाथ जी। और बच्चों को देखकर तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उनके चेहरे पर तो खुशी दिखाई दे रही थी कि उनका अपना खुद का घर होगा, वह अपने अपने घरों के मालिक होंगे। पूरी रात करवटें बदलते हुए आखिर कमलनाथ जी ने एक फैसला लिया और अगली सुबह सुजाता जी को अपने पास बिठाते हुए उनके हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए बोले, सुजाता, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत कर ली हमने बच्चों के आगे मिन्नतें। अब यह हमारे बच्चे नहीं रहे, यह अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए इनसे ज़्यादा उम्मीद लगाना मतलब खुद को खाई में धकेलने के बराबर है। हम ऐसे नालायक बच्चों के चक्कर में अपनी बची खुची ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है, यह तुम देख लो। तुम जैसा करोगी मुझे मंजूर रहेगा। अगर तुम बच्चों को खुशी खुशी इस घर में बंटवारा कर दोगी तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। यह घर हम दोनों का सपना था। इस घर से हमारी यादें जुड़ी थी, हमारे खून पसीने की कमाई से घर बना था। अब इस घर का फैसला तुम्हारे हाथों में है। जो भी करना सोच समझ के करना। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए कमलनाथ जी मजबूती के हाथ सुजाता जी का हाथ दबाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमें एक मजबूत फैसला लेना ही होगा। शाम को जब बच्चे ऑफिस से आते हैं तो कमलनाथ जी ने दोनों बच्चों को बुलाया, साथ साथ दोनों बहुएं भी आए। कमलनाथ जी और सुजाता जी अपने अपने कुर्सियों पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ साफ झलक रही थी और बहू के चेहरे पर खुशी की आज उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा और फिर वह अपनी एक नई दुनिया बसाने चल पड़ेंगे।
बेटों के चेहरे पर भी एक संतोष था कि कम से कम बिना लड़ाई झगड़ा के उन लोगों ने अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ली है। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा फैला रहा। अंत में बड़े बेटे ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ, बुलाया है। तुम लोगों को मेरा फैसला सुनना था ना, तो बस वही फैसला सुनाने के लिए ही तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कहते हुए कमललाल जी सुजाता की ओर देखते हैं। सुजाता जी की चेहरे पर दृढ़ता थी। आज उनकी आंखों में आंसुओं का नाम और निशान नहीं था। चेहरे पर एक अलग थी आत्मविश्वास था। बच्चों को छोड़ देने का भी गम रत्ती भर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने पति कमललाल जी की ओर देखा और फिर दोनों बहुओं को बारी बारी से देखा। इसके बाद सुजाता जी ने अपनी बड़ी बहुओं को अपने पास बुलाया और उन दोनों को ही बड़े गौर से देखने लगी। सास को अपनी ओर लगातार देखते हुए देख दोनों बहुएं एक मिनट के लिए तो डर गई। उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर माँ जी उन्हें ऐसे लगातार क्यों देख रही हैं। वह एक दूसरे से इशारे में पूछती भी हैं, लेकिन दोनों को ही समझ में कुछ नहीं आता है। दोनों हैरानी से अपनी सास को देखती हैं। अंत में सुजाता जी बड़ी बहू से कहती हैं, बड़ी बहू, यह तुम्हारे गले में जो चैन है, यह किसने बनवाई है? बड़ी बहू अपने चैन को देखती है और अपनी सास की ओर देखकर कहती है, कौन बनवा सकता है माँ जी? मेरे पति ने ही बनवाया है। आप लोगों ने तो एक बार गहने दे दिए शादी में, फिर इसके बाद कभी कुछ बनवाया क्या? अच्छा, धीरे से बोली सुजाता जी। छोटी बहू, तुमने भी बड़ी मोटी चैन पहन रखी है। यह भी तुम्हारे पति ने ही दिया होगा। हाँ माँ जी, और नहीं तो क्या, पति के सिवाय और कौन देने वाला है? एक बार और सोच में डूब गई सुजाता जी। फिर बड़ी बहू से बोली, बहू, ये चैन क्या तुम मुझे दे सकती हो? इतना सुनते ही बड़ी बहू के चेहरे का भाव ही बदल गया। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपको अपना चैन क्यों दूं? और वैसे भी यह कोई आपने तो हमें दिया नहीं है जो आप मांग रही हैं। ये मेरे पति का दिया हुआ है, मेरे पति ने बनवाया है, यह मैं किसी को नहीं दे सकती। बड़ी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। सुजाता जी ने छोटी बहू की ओर देखा। पूरे कमरे में सन्नाटा था। छोटी बहू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं माँ जी मुझसे मेरा चैन न मांगने लगे। दोनों बेटे भी हैरानी से माँ को देखे जा रहे थे और कमललाल जी शांत बैठे अपनी पत्नी की कार्रवाई को देख रहे थे। अंत में सुजाता जी ने एक बार फिर छोटी बहू से चैन मांगा। छोटी बहू, क्या तुम अपना चैन मुझे दे सकती हो? बिल्कुल नहीं माँ जी, सवाल ही नहीं उठता है। एक यही तो मेरे पास डंका गहना है जो मैं पहन सकती हूँ, उसे भी मैं आपको दे दूँ। और वैसे भी यह मेरे पति ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाया था, और आप इस उम्र में गहने लेकर क्या करेंगी? छोटी बहू की बात सुन कुछ सोचते हुए सुजाता जी उठ खड़ी हुई और अपने पति के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली कि जब तुम लोग अपने पति का बनवाया हुआ एक छोटा सा चैन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तुम लोगों के पति का प्यार, खून पसीने की कमाई छुपी हुई है, तो भला मैं अपने पति का प्यार, अपने पति के खून पसीने की कमाई, इतना बड़ा घर कैसे तुम लोगों को दे सकती हूँ? यह भी तो मेरे पति ने बनवाया है, अपने खून पसीने की कमाई से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से। तुम लोगों के लिए अपने पतियों के दिए हुए इस छोटे से चैन का महत्व बहुत है। वैसे ही मेरे भी पति का बनाया हुआ यह मेरा सपनों का घर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसीलिए तुम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा सकते हो और जाकर दुनिया के किसी भी कोने में अपना घर बसा सकते हो। हम ना तुम्हें कभी मिलने आएंगे, ना तुमसे कभी पूछने आएंगे, ना ही कभी तुम्हारा सपनों का घर देखने आएंगे, और यही है हमारा अंतिम फैसला। माँ के मुंह से ऐसा सुनते ही दोनों बेटों का मुंह लटक जाता है। बहुएं तो गुस्से में सास को देखने लगती हैं और अपने अपने पतियों को इशारा करती हैं कि जाकर वह बाबूजी से बातें करे। जोरू के गुलाम बेटे भी कमललाल जी के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी, ये माँ क्या बोल रही है?
आखिर इतने बड़े घर में आप लोग अकेले कैसे रहेंगे और क्या होगा इस घर का? ऐसे ही यह खंडर बन जाएगा और वैसे भी हमारे सिवा आपका है ही कौन? अच्छा बेटा, चलो कम से कम तुम्हें यह तो याद है कि तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। लेकिन तुम्हें यह क्यों याद नहीं रहा कि जब तुम लोग अपने अपने गृहस्थी के लिए दूसरे शहर जा रहे थे तो माँ बाबूजी किसके सहारे रहेंगे? तब तो तुम्हें हमारी याद नहीं आई। अपनी माँ के फैसले को सुनने के बाद तुम्हें हमारी बड़ी याद आ रही है। बेटा, मैं अपनी पत्नी के फैसले के साथ हूँ, इसीलिए अगर मेरी पत्नी ने कुछ फैसला कर लिया है तो उसे फिर दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। सुना नहीं तुम लोगों ने? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? तुम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलते बनो। हमें अब वैसे भी तुम लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। तुम लोगों के साथ रहकर भी हम अकेले थे, दुखी थे, तो बेहतर होगा कि तुम लोगों के बिना हम अकेले ही रहें। कम से कम खुश तो रहेंगे। अब हमारी जिंदगी हमें हमारे हिसाब से जीने दो। यही दुनिया की रीत है बेटा। जैसे तुम लोगों को अपनी अपनी जिंदगी, अपनी गृहस्थी, अपनी पत्नियों के साथ जीने का हक है, वैसे वही हक मेरे लिए भी है। अब तुम लोग हमारी चिंता मत करना, हम यहाँ बिल्कुल अकेले रहने वाले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे 1000 माँ बाप होंगे जो हमारी तरह ही बदनसीब होंगे, जिनकी तुम लोगों जैसी नालायक औलाद होगी। हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इस घर में लेकर आएंगे और सबके साथ मिल बांट कर रहेंगे, क्योंकि अपनों से ज्यादा पराये अपने होते हैं। खून के रिश्ते से ज्यादा दोस्त काम आते हैं। आखिर मैंने इतना बड़ा घर बनवाया है तो इसका कुछ अच्छा उपयोग ही कर ले, ताकि ऊपर वाले के यहाँ जाकर मुझे पछताना ना पड़े। बाबूजी का सख्त लहजा सुनने के बाद दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ मुंह लटकाकर चले जाते हैं। कमलनाथ जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर से खड़े होते हैं और खोज में लग जाते हैं ऐसे लोगों के जो अपने बच्चों के ऊपर बोझ बने हों। और कुछ महीनों के अंदर में ही उन्हें 8 से 10 ऐसे दंपति मिल जाते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहकर भी अकेले थे, बंद कमरे में अपने जिंदगी के बचे बाकी के दिन काट रहे होते हैं। अब कमलनाथ जी के घर में खूब चहल पहल रहने लगी थी। औरतें बूढ़ी ही थी, लेकिन मधुर गीतों के साथ मिलकर खाना बनाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ खाते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, टहलने जाते थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक दूसरे की परवाह करते थे। माहौल ऐसा हो गया था कि बेटों का गम सब लोगों ने अपने दिल के कोने में ही दबा दिया था और बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।